वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ रिवीजन। बेटा हमारा टॉपिक चलेगा आज फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आपके बेटा चैप्टर नंबर 2, मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 2 है ये बच्चे। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने करा क्या था, अगर आपको याद हो, हमने क्लास के अंदर स्टडी मटेरियल ही रेफर किया। हमने रेफर किया था आईसीआई का ही स्टडी मटेरियल रेफर किया था, तो मैं उसी को यहाँ पर बेस मान के चलूंगा। चैप्टर के अंदर बेटा पहले तो हमें पता होना चाहिए जो भी चैप्टर हम तैयार करके चल रहे हैं, रिवाइज करके चल रहे हैं, कि उस चैप्टर में किस कैटेगरी के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो बेटा इस चैप्टर के अंदर ना 4 कैटेगरी के क्वेश्चन आपको बनते नजर आएंगे। कौन कौन सी 4 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी? पहली कैटेगरी देखने मिलेगी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी वाली। सेकंड कैटेगरी देखने को मिल जाती है आपको, वो कहेगा कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखाओ। ठीक, अगर वो नॉट अ गोइंग कंसर्न है। तीसरी कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी कैपिटल मेंटेनेंस की। ठीक है, और फोर्थ कैटेगरी जो आपको कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो है आपको कुछ थ्योरी पूछ सकता है। तो मैंने क्या करा है, मैंने आप लोगों को चैप्टर करवाने के लिए एक तो हमने आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो क्लास में रेफर किया था वो ओपन कर लिया, एंड सेकंड आई हैव शेयर्ड अ फाइल ऑफ 10 पेजेस विद यू। तो वो भी मैं क्विकली बेटा आपके साथ ना डिस्कस कर लूंगा। चलिए बेटा, फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सीधा अब देखो एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल हमने चलना है। बेटा सबसे पहला क्या जाता है कि फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल एरियाज हैं जो कवर्ड है। बेटा मैं बता देता हूँ, ये जो फ्रेमवर्क है किसने इशू करा था? आईसीआई ने इशू करा था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है आईसीआई का, उसने इशू करा था जुलाई 2000 के अंदर। जो बेसिकली फंडामेंटल बेसिस प्रोवाइड करता है कि आप कैसे डेवलप करके चलोगे नए स्टैंडर्ड्स को, और रिव्यू किस तरीके से करेंगे एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या प्रिंसिपल एरियाज कवर्ड है? 8 प्रिंसिपल एरियाज हैं जो फ्रेमवर्क में कवर्ड होते हैं। पहला क्या है कि कंपोनेंट्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। देन वी हैव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन assumptions क्या होती है अंडरलाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एलिमेंट्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। क्रिटेरिया क्या है कि कैसे आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे एलिमेंट्स को। प्रिंसिपल्स क्या है मेजरमेंट के लिए फाइनेंशियल एलिमेंट्स। और कंसेप्ट क्या है कैपिटल और कैपिटल मेंटेनेंस का। ठीक है, कोशिश करना थोड़ा सा अगर ध्यान रहे ये चीजें होती हैं फ्रेमवर्क के अंदर, बिकॉज इसके ऊपर मुझे अलग से क्वेश्चन नहीं लगता। बट आई फील कि इसके ऊपर एमसीक्यू के अंदर अगर वो टेस्ट करना चाहे कर सकता है। क्या क्या चीजें हैं? कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, एजम्पशंस, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स, क्राइटेरिया क्या है रिकॉग्निशन के लिए, प्रिंसिपल क्या है मेजरमेंट्स का, और कंसेप्ट ऑफ द कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। देन बेटा इस पर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पर्पस ऑफ द फ्रेमवर्क। तो बेटा फ्रेमवर्क का क्या पर्पस है? कहेंगे फ्रेमवर्क जो है वो सेट आउट करता है कि क्या कंसेप्ट हैं विच अंडरलाइन द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एंटिटी बनाकर चलती है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। मेन पर्पस जो है इस फ्रेमवर्क का वो ये 6 मेन पर्पस है। पहला क्या है, ये असिस्ट करता है एंटरप्राइज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में, कि इन कंप्लाई करते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, और डील करने में उन टॉपिक्स के साथ जिसके लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो कवर नहीं होते। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को ही असिस्ट करके चलता है कि वो डेवलप करके चले फ्यूचर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और रिव्यू करके चले एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर ये असिस्ट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को एक हार्मोनाइजेशन में प्रमोट करने में रेगुलेशंस की, स्टैंडर्ड्स की और प्रोसीजर्स की, जो भी प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, रिड्यूस करके जो भी नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो परमिटेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। देन ये फ्रेमवर्क की मदद से ऑडिटर्स जो है वो एक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंफर्म कर रहे हैं टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देन ये हेल्प करते हैं यूजर्स को इंटरप्रिटेशन के अंदर, और जो भी इंटरेस्टेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के काम के अंदर, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमें मिल जाती है अबाउट की कैसे वो फॉर्मुलेट करके चलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर है? तो देयर आर 6 पॉइंट्स। डेफिनेटली अब तक पेपर में नहीं पूछा गया, बट व्हाट आई फील कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है 4 नंबर में आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। एक बार दोबारा से अगर मैं रिपीट करके चलूं, ठीक है, क्योंकि साथ के साथ रिवाइज करके चलना है बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, जो मेन पर्पस है इस फ्रेमवर्क का क्या है, कि ये एंटरप्राइज को असिस्ट करता है कि कैसे प्रिपेयर करके चलनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हुए, और कैसे डील करके चलना है उन टॉपिक्स के साथ जिनके रिगार्ड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को ये असिस्ट करेगा डेवलपमेंट के लिए और रिव्यू करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट नए स्टैंडर्ड्स की, फ्यूचर स्टैंडर्ड्स की, और रिव्यू एग्जिस्टिंग वालों का। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को ये हेल्प करता है, असिस्ट करता है कि प्रमोट करने में हार्मोनाइजेशन, जो भी रेगुलेशंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और प्रोसीजर हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, एक बेस प्रोवाइड करके रिड्यूस करके जो नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। देन ऑडिटर्स को असिस्ट करता है फॉर्म करने में एक ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनाए गए हैं कंफर्म टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देन ये हेल्प करता है यूजर्स को इंटरप्रिटेशन के अंदर, और जो इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के काम के अंदर विद इंफॉर्मेशन अबाउट कि कैसे वो अप्रोच करते हैं फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, वो ये फ्रेमवर्क पर्पस सॉल्व करता है।
देन बेटा स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फ्रेमवर्क की अगर हम बात करके चलें तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पैराग्राफ, थर्ड पॉइंट यू कैन स्किप इट। ठीक है, बस इसके अंदर जो आप ध्यान रख के चलेंगे वो क्या है कि फ्रेमवर्क जो है वो अप्लाई किसके ऊपर करता है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर करेगा। जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर ये वाला फ्रेमवर्क जो है वो लगता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अप्लाई करा जा सकता है टू द एक्सटेंट इनकंसिस्टेंसी अगर नहीं है। और अगर फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर मान लो कभी कंफ्लिक्ट हो जाता है तो आप ध्यान रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेल करेगा, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है दैट विल ओवरराइड, ठीक है, फ्रेमवर्क। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुनोगे, अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसके ऊपर आ सकता है कहीं ना कहीं, अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क में किसको सुनना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सुनना है। देन अगला आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करके चले, बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स। अगर कंपोनेंट्स पूछता है तो आपने क्या लिख कर आना है, कंपोनेंट्स के अंदर आपने क्या कर आना है, पहला कंपोनेंट क्या है बच्चे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद क्या आ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा क्या आएगा बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ क्या आ जाएगा, नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट्स। और क्या आएगा बच्चों, नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट। बेटा अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करके चले, माना थ्योरेटिकल है लेकिन थोड़ा आप भी पार्टिसिपेट करके चलेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, बैलेंस शीट मुझे तो क्या पोर्ट्रे करके चलता है, बैलेंस शीट बेसिकली पोर्ट्रे करके चलता है कि जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हम कंट्रोल कर रही है एंटरप्राइज उसको दिखाएगा, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी के बारे में। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो प्रेजेंट करता है कि जो भी एंटरप्राइज के ऑपरेशन है उसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो ये दिखाता है कि एंटरप्राइज ने कैश कैसे जनरेट करा है और कैसे कैश यूज करा गया अकाउंटिंग पीरियड में, और वो हेल्प करता है इवेल्युएट करने में जो भी आपकी तीन एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। नोट्स और अदर स्टेटमेंट जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्लेन करते हुए जो भी डिफरेंट आइटम्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कि रेलिवेंट है यूजर्स के लिए, यूजर्स को फुलफिल करती है उसकी नीड को, वो ये प्रोवाइड करके चलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो कंपोनेंट्स हो गए सबको बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। बढ़ सकता हूं आगे। यस सर। अगला क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ ऑब्जेक्टिव एंड यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करके चलें तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव की अगर बात करके चलें तो ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं कह सकता हूँ तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है किसके बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, और क्या करना है, कैश फ्लोस ऑफ द एंटरप्राइज उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कहेंगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मैं बात करके चलूं तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपके पास कौन कौन आता है, इन्वेस्टर, इंप्लॉइज, लेंडर, सप्लायर, क्रेडिटर, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं बेटा, बेसिकली वो लोग होते हैं जो पैसा लगाते हैं। तो इनका इंटरेस्ट किस में होता है, असेस करने की कंपनी की जो है एबिलिटी क्या है डिविडेंड पे करने की, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ये बेसिकली रिस्क और रिटर्न के साथ इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, इंप्लॉइज किस चीज के इंटरेस्टेड होंगे, बेटा इंप्लॉइज ये चाहेगा ना कि जो भी एंटरप्राइज है वो प्रॉफिटेबल रहे, स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि अगर एंटरप्राइज ग्रो करेगा तभी एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इसका, और वैसे भी अगर इसमें असेस करना है कि कितना एंटरप्राइज जो है रेमुनेशन दे सकती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है आगे, वो असेस करने के लिए भी इंफॉर्मेशन जरूरी है। लैंडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली वो लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट यही होता है कि भाई जब भी पैसा ड्यू है उनको मिल जाना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं हमारी एक लिक्विडिटी कह लीजिए या सॉल्वेंसी जो है वो देखना चाहते होते हैं, क्रेडिबिलिटी देखना चाह रहे होते हैं। सप्लायर्स एंड अदर क्रेडिटर्स जो होते हैं कहेंगे वो ये देखना चाहते हैं कि जो अमाउंट है उनको पेबल होगा, क्या वो मिल जाएगा टाइमली या नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, वो शॉर्टर पीरियड के लिए आपको एक तरीके से क्या दे के चलते हैं, उधार दे के चलते हैं, है ना। लेंडर्स तो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी उधार देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स भी होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको दे के चलते हैं। अब कॉन्टिन्यूटी में क्या ये चीज रखनी है कि उधार के ऊपर सामान दिया जाए, ठीक है, क्या इतनी क्रेडिबिलिटी है कि हम क्रेडिट में डील कर सकते हैं, तो वो सबके लिए इंटरेस्टेड कहीं ना कहीं सप्लायर और क्रेडिटर होंगे कि आप टाइमली पेमेंट करते हो या नहीं करते। बेटा कस्टमर की रिगार्डिंग अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने क्लास में ऐसा एग्जांपल दिया था कि बेटा कस्टमर का कहीं ना कहीं क्या इंटरेस्ट रहेगा। अगर मान लीजिए कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से क्या लेता हूँ, रॉ मटेरियल लेता हूँ, मैं खुद एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूँ जिससे मैं फिनिश गुड्स बनाता हूँ। अब मेरा इंटरेस्ट रहेगा ना कि जिससे मैं रॉ मटेरियल ले रहा हूँ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, कि उसकी लिक्विडिटी पोजीशन ठीक होनी चाहिए। वाई, बिकॉज अगर उसने स्टॉक बनाना बंद कर दिया, उसका फॉर्म अगर इफेक्ट होगा तो मेरा फॉर्म सीधा सीधा बिजनेस मेरा इफेक्ट होगा, बिकॉज वो मेरे लिए क्या है, रॉ मटेरियल मैं वहां से एक्वायर करके चलता हूँ। ठीक है, तो आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट एंटरप्राइज टू एन एक्सटेंट। देन गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज का क्या इंटरेस्ट रहता है, गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज जो होती हैं
बेसिकली वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि कोई टैक्स इवेजन तो नहीं हुई है, ठीक है, बेसिकली टैक्स पॉलिसीज को रेगुलेट करने के लिए, देखने के लिए कि कितनी इनकम है, ठीक है, या टैक्स कलेक्शन कितना है, सही टैक्स पे करा है नहीं करा, तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट टैक्स रिलेटेड मैटर से हो सकता है, आप कह सकते हैं। आखिरी आ जाता है पब्लिक। बेटा पब्लिक जो होती है, कहेंगे वो बहुत, मतलब कह सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस मैटर में रहता है कि आपने क्या करा है, नियर बाय लोगों के लिए क्या करा है, कितनी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपने आगे क्रिएट करी, कि लोकल सप्लायर से आप कितना बाय करके चल रहे हो, ठीक है। आप पब्लिक को कैसे असिस्ट, पब्लिक जो है उसको किस तरीके से फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करके चल रहे हो एक वे में, आप ये कह सकते हो। आप कह सकते हो कि एक एंटरप्राइज का बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है, लोकल इकोनॉमी के अंदर, कि लोकल इकोनॉमी के लिए आप कैसे क्या करके चल रहे हो, एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल, देन टेकिंग मटेरियल फ्रॉम द लोकल सप्लायर्स, तो ये सब बेटा इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर है। डन। अगला आ जाता है फंडामेंटल काउंटिंग assumption। बेटा जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है तो बेटा देयर आर थ्री फंडामेंटल काउंटिंग assumptions व्हिच आर अज्यूम्ड टू बी फॉलोड। पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा एक्रूवल, तीसरा कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न ये कहता है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए, ना तो हमारी कोई इंटेंशन है ना ही कोई निसेसिटी है कि हम मटेरियल लिक्विडेट करके चलें स्केल ऑफ ऑपरेशन को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर बनाई जाएगी, अनलेस आपके पास कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो जस्टिफाई करेंगे ये गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर जो है वो नहीं बननी चाहिए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बना रहे हो, किसी और बेसिस के ऊपर बनाकर चल रहे हो, तो उस केस के अंदर आप जो है अपने एसेट्स को एनआरवी के ऊपर दिखाकर चलोगे, कॉस्ट के ऊपर आप दिखाकर नहीं चल सकते, या किसी और लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर दिखा के चलोगे बट कॉस्ट के ऊपर आप दिखा के नहीं चल सकते। ठीक है जी, क्लियर है। देन एक्रूवल कंसेप्ट जो है वो क्या बोलता है बेटा, एक्रूवल कंसेप्ट ये कहते हैं कि जो भी आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होते हैं आप उसको रिकॉग्नाइज करके चलोगे व्हेन दे आर इनकर्ड एंड अर्नड, नॉट व्हेन द अमाउंट इज पेड और रिसीव्ड। ठीक है, चाहे अमाउंट रिसीव हुआ है नहीं हुआ, पे हुआ है नहीं हुआ, और जब आपका रेवेन्यू जो है वो अर्न हो गया आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए, जब आपकी इनकम जो है, सॉरी एक्सपेंडिचर जो है इनकर हो गया, आप उसको रिकॉग्नाइज करके चल लेंगे। ठीक है जी। कंपनीज एक्ट 2013 भी जो है वो क्या कहता है कि एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो फॉलो करके चलना चाहिए, वहां पर भी स्पेसिफिकली बोला गया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने एक फाइनेंशियल ईयर में फॉलो करी है, ईयर टू ईयर आप सेम अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो फॉलो करके चल रहे हो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। ठीक है जी। तो ये बेटा आपके क्या है, कंसेप्ट है। डेफिनेटली अब ये देखो इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है, इलुस्ट्रेशन नंबर 1 कोई बात नहीं अभी हम कवर कर लेंगे, पहले मैं सारे कंसेप्ट एक बार गो थ्रू करवा दूंगा आप लोगों को। हाँ ये देखना है, ये देख सकते हो, ये वाला एग्जांपल देखना चाहते हो देख सकते हो। कहेंगे एक ट्रेडर है, उसने एक आर्टिकल खरीदा है क्रेडिट के ऊपर 50,000 रुपए का, उसने आर्टिकल बी खरीदा है कैश के अंदर 2,000 रुपए का, ट्रेडर ने आर्टिकल 1 कैश में बेचा है 60,000 रुपए का, और ट्रेडर और उसने जो आर्टिकल बी जो है वो क्रेडिट पे बेचा है 2500 रुपए का। बेटा अगर यहाँ पर मैं एक्रूवल बेसिस फॉलो करके चलता तो एक्रूवल बेसिस के अंदर मैं कहता कि मेरी जो सेल्स है वो 62,500 की है, और जो मैंने सामान खरीदा है वो 52,000 का खरीदा है, तो बेटा जो हमारा डिफरेंस आ रहा है 10,500 रुपए, वो मेरा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन अगर मैं कैश बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन करके चलूँ तो आई विल टेक इन टू कंसिडरेशन जो मुझे कैश मिला है उसी को, और मैं उसी कैश को कंसिडर करके चलूंगा जो मैंने पे करा है, तो जो बाकी है वो मेरा प्रॉफिट बनेगा पहले पीरियड का, देन जो बाकी है वो मेरा अगले पीरियड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये जो 50,000 मैंने क्रेडिट के ऊपर बेचा है इसके ऊपर मुझे अगले साल कैश आ रहा होगा, तो मैं इसको नेक्स्ट ईयर अपनी सेल्स के अंदर इंक्लूड करके चलूंगा। ठीक है, ये जो 2,500 है इसको नेक्स्ट ईयर में अपनी सेल्स के अंदर इंक्लूड करूंगा, और ये जो मैंने पेमेंट करी है ये क्योंकि नेक्स्ट ईयर करी है, तो नेक्स्ट ईयर मैं इसको अपने खर्चे के अंदर क्या करके चलूंगा, इंक्लूड करके चलूंगा। ठीक है। यस सर। डन। यस सर। चलिए, अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसी को कभी चेंज नहीं कर सकते, नहीं सर, अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो चेंज करी जा सकती है। अगर चेंज रिक्वायर्ड किसी वजह से है, तीन कारण इस वजह से चेंजेस अगर करने पड़ सकते हैं, एक है वो रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट है, दूसरा कंप्लाई करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और तीसरा क्या है, मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू बी फ्रैंक बेटा जो इंस्टीट्यूट की अप्रोच है, मुझे नहीं लगता इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन की तरफ जाएगा, स्टिल हम इग्नोर करके नहीं चल सकते क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आना है इस सेक्टर में से। कहने द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के होते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो एट्रीब्यूट्स हैं जो यूजफुलनेस बढ़ाते हैं इन्फॉर्मेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करके तो सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी बेसिकली क्या है
देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करनी चाहिए इंफॉर्मेशन इस मैनर के अंदर कि वो अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर्स है। अगर जिसको एक रीजनेबल नॉलेज है बिजनेस की, थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी और अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज है, तो उसको समझ में आ जाए। रेलिवेंस का मतलब क्या होता है, कहेंगे कि ज्यादा इंफॉर्मेशन देना बेटर नहीं होता, कहेंगे आपको इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। कहेंगे जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट तब कहलाती है कि अगर वो इन्फ्लुएंस कर सकती है इकोनॉमिक डिसीजन यूजर्स का। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन की मदद से यूजर जो है वो इवेल्युएट कर सकता है पास्ट, प्रेजेंट को इवेल्युएट कर सकता है और फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट इवेल्युएट कर सकता है कि फ्यूचर में क्या रहेगा। ठीक है, और वो उसको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं करेक्ट करने में, अगर पास्ट में कुछ गलतियां हुई है, पास्ट इवेल्युएशन में अगर कुछ कंफर्मेशन में अगर ठीक था, नहीं तो करेक्ट करने में वो हेल्प करता है। अगर हम यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है साथ में मटीरियलिटी का, कहेंगे एक इन्फॉर्मेशन को हम तभी मटेरियल बोलेंगे अगर उसके मिस स्टेटमेंट की वजह से क्या होता है इकोनॉमिक डिसीजन जो है चेंज हो सकता है। अब मटेरियलिटी जो होता है वो साइज और नेचर के ऊपर डिपेंड करके चलता है आइटम और एरर की, वो सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस हम देख के चलते हैं। मटेरियलिटी जो है वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट कहीं ना कहीं प्रोवाइड करके चल लेता है। ठीक है, देन बेटा अगली बात आ जाए टाइमलीनेस। कहेंगे ये इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है, और रिलायबल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है कि दो कुछ एक कॉन्स्ट्रेंट्स भी आते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्स्ट्रेंट आता है टाइमलीनेस का। कहेंगे कि अगर कोई भी अनड्यू डिले रहता है रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर, तो उसका रेलेवेंस जो हो जाता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, नहीं जिस टाइम पे मुझे अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, बाद में इन्फॉर्मेशन मिल भी गई, तो जो रेलेवेंस था जिस टाइम पे, जो टाइमलीनेस चाहिए थी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो मेरे को नहीं मिल पाई, तो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कहीं ना कहीं रेलिवेंट जो है वो नहीं रही, चाहे वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल क्यों ना हो। लेकिन अगर हम इन्फॉर्मेशन अपने टाइमली बेसिस के ऊपर प्रोवाइड करनी है, तो वहां पर कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी इंपेयरमेंट हो सकती है, हो सकता है कि उतनी रिलायबल इंफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर रिपोर्टिंग डिले होती है, जब तक सारे एस्पेक्ट्स हमें नहीं पता लगते, हम कहते हैं रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन तो हाईली रिलायबल होगी, लेकिन जो डिसीजन लेना है क्या उसके अंदर डिले हो जाएगा, बिल्कुल उसके अंदर डिले हो जाएगा। अगला कहता है बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। कहेंगे जो बैलेंस है बेनिफिट और कॉस्ट के बीच, वो एक परवेसिव कंसेप्ट है, मतलब हर जगह एप्लीकेबल होता है, ये परवेसिव कंस्ट्रेंट है जो हर जगह एप्लीकेबल है। कहेंगे जो बेनिफिट मिल रहे हैं मुझे इन्फॉर्मेशन से, कहेंगे वो कॉस्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कॉस्ट है उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने की। ठीक है जी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जजमेंट जो है इन्वॉल्व होती है। अगला पॉइंट आता है रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी के अंदर क्या कहता है कि अगर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल कब होगा, कहेंगे अगर वो फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर है, बाइजनेस है। यहाँ पर मैं एक और वर्ड बोलना चाहूंगा, फ्री फ्रॉम मटेरियल बाइजनेस या फ्री फ्रॉम एरर बाइजनेस के लिए एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, दैट इज न्यूट्रलिटी। ठीक है, अब कह रहे हैं इसके अंदर कब कहेंगे कि इंफॉर्मेशन रिलायबल है, अगर ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को रिपोर्ट करा गया बेटा, फेथफुली रिप्रेजेंट करा गया है। ठीक है, ट्रांजेक्शन और इवेंट जो है वो रिपोर्ट करेंगे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ट्रांजेक्शन और रिपोर्टिंग जो है ट्रांजेक्शन और इवेंट्स की न्यूट्रल है। प्रूडेंस एक्सरसाइज करा गया है रिपोर्टिंग के अंदर, और इन्फॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो कंप्लीट होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी क्या है, कंपेरेबिलिटी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कहेंगे वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। आप इंट्राफॉर्म भी कंपैरिजन करना चाहोगे, आप इंटरफॉर्म भी कंपैरिजन करना चाहोगे। ठीक है, अब कंपेरेबिलिटी जो है कहेंगे उसको यूनिफॉर्मिटी के साथ कंफ्यूज कभी भी करना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डोंट कंफ्यूज कंपेरेबिलिटी विद द यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्मिटी के लग के चक्कर में आप जो है, अगर कोई बेटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या बेटर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, कि आप वो क्या करो उसको इंप्लीमेंट करने से ही आप कतरो, उसको इंप्लीमेंट ही ना करो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि आप कंटिन्यू करते रहो कि काउंटिंग करने में सेम मैनर में। ठीक है, अगर पॉलिसी जो है वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल नहीं कर पा रही, मतलब जो आप पॉलिसीज फॉलो करके चल रहे हो उससे जो क्वालिटी प्रैक्टिसेस हैं रिलायबिलिटी के या रेलेवेंस के, अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रहे, तो डेफिनेटली यू नीड टू चेंज द मेथड, यू नीड टू चेंज द पॉलिसी। ठीक है, अगला आता है ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बेटा वो क्या होती है, रिक्वायर करती है कि वो ट्रू और फेयर व्यू जो है वो प्रेजेंट करके चले, परफॉर्मेंस का भी, पोजीशन का भी और कैश फ्लो का भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेटा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर पूछेगा तो पांच चीजें लिखकर आओगे, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। गलती से बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मत लिखकर आ जाना। कहेंगे इसके अंदर भी इन्होंने क्या बोला है कि जो गेन और लॉस होते हैं वो इनकम और एक्सपेंस से डिफरेंस होते हैं, लेकिन दे मे अराइज और दे मे नॉट राइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गेन और लॉस को जो है हम रेकॉग्नाइज नहीं करके चलेंगे, सेपरेट एलिमेंट की तरह हम रेकॉग्नाइज नहीं करके चलेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसके मोर और लेस सेम होते हैं एज ऑफ इनकम एंड एज ऑफ एक्सपेंस। देन
एसेट्स की अगर हम बात करके चलें तो एसेट क्या है बेटा, एसेट एक रिसोर्स होता है विच इज कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ द पास्ट इवेंट, जिससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है एंटरप्राइज को होने वाला है। रिसोर्स को हम एसेट मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसका फिजिकल सब्सटेंस होगा, देयर कैन बी फिजिकल सब्सटेंस, देयर कैन नॉट बी अ फिजिकल सब्सटेंस। कोई ऐसा रिसोर्स हो सकता है जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। देन देयर कैन बी एन एसेट जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, इनटेंजिबल है, ठीक है, लेकिन एसेट है, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल, पता है उससे पैसा आ जाएगा। कहेंगे अब एक एसेट जो है वो एक रिसोर्स है विच इज कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज। इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल है कि हम रेकॉग्नाइज करके चले रिसोर्स को विच इज नॉट ओन्ड बट कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज। मतलब अगर यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल आता है लीज का, फाइनेंस लीज के अंदर क्या होता है बेटा, फाइनेंस लीज के अंदर जो लेसी होता है वो अपनी किताबों के अंदर एसेट को रिकॉर्ड करके चल रहा होता है, ठीक है, जबकि लीगल ओनर तो उसका लेसर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेकिंग रिकॉर्ड कौन करके चलता है, लेसी जो है वो रिकॉर्ड करके चलेगा। अब आगे कहते हैं कि एक रिसोर्स को एसेट आप तब तक रेकग्नाइज नहीं करके चलोगे अगर कंट्रोल जो है वो सफिशिएंट नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो एक एम्प्लॉय का टैलेंट है या स्पेसिफिक मैनेजमेंट का टैलेंट है कुछ, तो वो क्या कर सकती हैं कि स्पेसिफिक मैनेजमेंट या टेक्निकल टैलेंट जो है एम्प्लॉय का हम रेकग्नाइज करके नहीं चल सकते, क्यों, हमारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। फिर उसका कहते हैं कि अगर आपने किसी को एसेट कंसीडर करके चलना है, इट मस्ट बी प्रोबेबल कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो जनरेट होंगे। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही एक्सपायर हो रहे हैं, तो वो एसेट आपका नहीं कहलाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, इसको समझ लेंगे एक बार। जैसे बेटा प्रॉफिट जो है आपका मशीनरी को बेच के, ठीक है, जो उस तरह की मशीनरी के अंदर डील करके चलती है विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड, तो अब उस तरह की जो मशीनरी परचेज है, ठीक है, उसको एक्सपेंस की तरह बुक करा जाता है और कैपिटलाइज करा जाएगा, रेदर देन कि हम उसको मशीनरी अकाउंट के अंदर कैपिटलाइज कर रहे हो। लेकिन वो कहते हैं लेकिन अगर आर्टिकल जो कंपनी परचेज करे हैं डीलर ने वो अनसोल्ड रहते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो डेफिनेटली हम उसको एसेट की तरह ट्रीट करके हम चलते हैं। फिर वो कहता है अगर आपको किसी को एसेट कंसीडर करके चलना है तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, उसकी कुछ कॉस्ट या वैल्यू होनी चाहिए जिसके बीच कैन बी मेजर्ड रिलायबली। और कह रहे हैं फ्लो होता है इकोनॉमिक बेनिफिट का करंट अकाउंटिंग पीरियड के अगर बियॉन्ड जो है वो क्या है, इम्प्रोबेबल है, तब वो भी क्या है, द एक्सपेंडिचर जो है उसको अगर एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके चलेंगे। क्या कहता है कि अगर जो हमें फ्लो होने वाला है एंटरप्राइज का बियॉन्ड द करंट अकाउंटिंग पीरियड वो इम्प्रोबेबल है, यानी प्रोबेबिलिटी कम है कि हाँ अगले साल भी जो है फ्लो रहेगा या फ्लो होगा कैश फ्लो, ऐसे केस में उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके चलोगे। देन बेटा अगला पॉइंट आता है लाइबिलिटी। नाउ व्हाट इज द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है एंटरप्राइज की पास्ट इवेंट्स की वजह से जिसकी सेटलमेंट में देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, जिसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। नाउ कहेंगे लाइबिलिटी जो होता है वो एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या है कि लाइबिलिटी जो होता है ऐसा हो सकता है दैट देयर माइट बी सर्टेन प्रोविजंस, ऐसा हो सकता है जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की मैं बात करके चलूं या प्रोविजन आपने इम्पेयरमेंट लॉस के लिए मैं बात करके चली, या कोई ऐसी प्रोविजन जो किसी एसेट को रिड्यूस करने से रिलेटेड है, तो कहेंगे ये क्या है, प्रोविजंस है, इनको लाइबिलिटी की तरह कंसीडर नहीं करना चाहिए, मतलब ऑब्लिगेशन की तरह कंसीडर करके नहीं चलना चाहिए। और कह रहे हैं एक लाइबिलिटी को हमें कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, लाइबिलिटी को तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए अगर आउटफ्लो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, ठीक है, होने वाला है ऑफ अ आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज विल बी देयर, ठीक है, आउटफ्लो किस चीज का, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इन सेटलमेंट ऑफ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, वो एंटिसिपेट कर सकते हो और वैल्यू को आप रिलायबली क्या कर सकते हो, मेजर करके चल सकते हो। इसके ऊपर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 हमारे को जो मैंने फाइल शेयर करी है उसके अंदर दिया, चलो स्टिल यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। बेटा ए लिमिटेड ने क्या करा है, एक बाइंडिंग एग्रीमेंट कर लिया पी लिमिटेड के साथ कि एक कस्टम मशीनरी खरीदेगा 40,000 में। जब साल खत्म हुआ बिफोर द डिलीवरी ऑफ द मशीन, ए का जो है मेथड ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज हो गया, तो नए मेथड से क्या है उसको मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको स्क्रैप करना पड़ेगा डिलीवरी के बाद। अब डिलीवरी के बाद उसकी वैल्यू जो है एसेट की मिल है। कहेंगे अब एक लाइबिलिटी को हम तब रिकॉग्नाइज करके चलते हैं जब आउटफ्लो जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इन सेटलमेंट ऑफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैन बी सेटल्ड, कितना मेरा आउटफ्लो होने वाला है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन उसको आप सेटल कर सकते हो, उसको आप एंटिसिपेट कर सकते हो। और तो कहेंगे जो वैल्यू है आउटफ्लो की उसको आप लाइबली क्या कर सकते हो, मेजर करके चल सकते हो, ठीक है। क्या है जहां पर इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो बियॉन्ड करंट अकाउंटिंग पीरियड इज कंसीडर्ड इम्प्रोबेबल, तो वहां पर एक्सपेंडिचर को आप एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके चलो, ना कि एसेट की तरह ट्रीट करके चलो। कहेंगे जो पूरा का पूरा अमाउंट होता है परचेज प्राइस का मशीन का, कहेंगे उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज कर लेंगे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसने हमें दे दिया। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया सुन लेंगे। जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा उसने हमें यहाँ पर सजेस्ट करा है अकाउंटिंग एंट्री, लॉस ऑन द सेल और लॉस और चेंज इन प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड के अंदर क्या हुआ बेटा,
चेंज हुआ है उस वजह से नुकसान हुआ, उसको डेबिट कर डाला, क्रेडिट क्या कर देंगे, पी लिमिटेड को क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन चेंज इन प्रोडक्शन मेथड। नेक्स्ट, इक्विटी की मैं बात करके चलूं तो इक्विटी क्या है बेटा, ठीक है सुनेंगे। अच्छा बच्चे ये वाला क्वेश्चन देख जरूर लेना, एग्जाम्पल नंबर 2। मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी मॉक टेस्ट पेपर के अंदर आया हुआ है, तो प्लीज एग्जाम्पल नंबर 2 देख के चलना, ये मत करना एग्जाम्पल नंबर देखो ही मैं। बेटा इक्विटी को मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो इक्विटी क्या है, इक्विटी इज नथिंग बट योर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा। ठीक है जी। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी, इक्विटी बेसिकली रिप्रेजेंट करके चलता है कि ओनर का क्लेम कितना है, ठीक है, उसके अंदर कैपिटल कितना है, रिजर्व कितना है, एंड दैट हैज टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम योर अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, क्लियर है। देन अगर हम बात करके चले बेटा अगला, इनकम। इनकम क्या है, इनकम इज नथिंग बट इंक्रीज इन योर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ा है विच हैज रिजल्टेड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो, या कोई एसेट की वैल्यू बढ़ी है, या कोई आपकी लाइबिलिटी जो है डिक्रीज हुई है, ठीक है, तो वो आपकी क्या है, इनकम है। अब रेवेन्यू जो होता है वो क्या है, इनकम है जो अराइज होती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एंटरप्राइज के अंदर। एग्जांपल सेल्स करी किसी ट्रेडर ने, गेन्स जो होती है वो इनकम होती है जो ऑर्डिनरी कोर्स में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेचा, तो दोनों को हम जो है वो सेपरेटली दिखा के चलेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, एक इक्वेशन दी हुई है, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू इक्विटी। आई थिंक दिस इज समथिंग जिसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। देन एक क्वेश्चन है, वी डू हैव अ बेटर क्वेश्चन टू कवर लेटर ऑन। एक्सपेंस की अगर मैं बात करके चलूं तो एक्सपेंस क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अंदर डिक्रीज होना काउंटिंग पीरियड में, क्योंकि आउटफ्लो हुआ है, या तो आउटफ्लो हुआ है, या आपके एसेट की वैल्यू डिप्लीट हुई है, या आपकी लाइबिलिटी जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से इक्विटी जो है वो क्या हो गई है बेटा, कम हो गई है। ठीक है जी। एंड ये जो डेफिनेशन है आपके अगर एक्सपेंसेस की अगर आप देखोगे, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज के अंदर आपका आ जाती है, जैसे वेजिस पेड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक एक्सपेंस का एग्जांपल दे दिया। कह रहे हैं लॉसेस जो है वो हो भी सकते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटी में, नहीं भी हो सकते। तो जो आपका लॉस है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर, ठीक है, या उसको क्या करके चलेंगे, सेपरेटली हम दिखाकर चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर, ध्यान रखिएगा बेटा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है एग्जाम्पल नंबर 4, अगेन कंटिन्यूटी ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3 की है। बेटा जरा यहाँ पर आ जाओगे ना, दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बेसिकली एक रिलेशन है जो हमें समझ के चलना है, कि प्रॉफिट जो होता है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड करता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। बेटा हमें ये पता है कि इक्विटी अगर मुझे निकालनी है तो इक्विटी निकालने का एक तरीका है, सर इक्विटी निकालने का तरीका है एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दीजिए। अगर मुझे क्लोजिंग इक्विटी निकालनी है तो क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज को माइनस कर दूं, और अगर ओपनिंग इक्विटी निकालनी है तो ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज माइनस कर दूं। देन बेटा हमने बचपन के अंदर पढ़ा हुआ है कि कैपिटल जो होता है वो चार चीजों से इफेक्ट होता है, एक किसे एडिशनल कैपिटल से, दूसरा किसे ड्राइंग से, ठीक है, तीसरा प्रॉफिट, और चौथा क्या है, लॉस से वो डिफेक्ट होता है। तो यहाँ पे बेटा उसी चीज को बस पोर्ट्रे करा गया किसी और सेंस। कह रहे हैं यहाँ पर वो क्या कहता है कि क्लोजिंग इक्विटी जो है वो किसके बराबर होगी, ओपनिंग इक्विटी प्लस जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है, प्लस कर दीजिए इनकम लेस कर दीजिए एक्सपेंस, और माइनस कर दीजिए अगर आपने कोई डिविडेंड दिया है या कोई ड्रॉइंग है आपकी, ठीक है, उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग इक्विटी जो है वो ओपनिंग इक्विटी प्लस बेसिकली एडिशनल कैपिटल जो रहा है, माइनस ड्रॉइंग्स, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। इसी को मोल्ड करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्लोजिंग में से ओपनिंग इक्विटी माइनस कर दो, कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करती माइनस कर दीजिए, डी ऐड कर दीजिए। बेटा दिस इज समथिंग विच इसको रट्टा मारने की आई थिंक जरूरत नहीं है, आप खुद ही लिख सकते हो। तो अगर मेरे को बस मेरे सामने अगर ये इक्वेशन बन गई है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू करंट इक्विटी, सॉरी, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग इक्विटी, तो आई कैन रिप्लेस द क्लोजिंग इक्विटी बाय द क्लोजिंग एसेट्स एंड ओपनिंग इक्विटी बाय द ओपनिंग एसेट्स। बोल बेटा क्लियर है यस सर। बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलो तो यस यहां से सर। कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि जो प्रॉफिट्स है वो डिपेंड करता है इक्विटी के ऊपर, या ऐसा बोल दूं प्रॉफिट डिपेंड करता है एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर, प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करके चलेगा। सर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मेजरमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की जो एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, कि उनको मेजर कैसे करके चलेंगे। मेजर बेसिकली क्या, मेजरमेंट का मतलब क्या है, वो एक प्रोसेस है डिटरमिन करना कि किस वैल्यू के ऊपर एलिमेंट को बैलेंस शीट के अंदर या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर हम रिकॉग्नाइज जो है वो करके चलेंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर मैं बात करके चलूं तो बेटा हमारे पास हमने चार बेसिस हैं, जिसमें सबसे पहला बेस आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट।
अब हिस्टोरिकल कॉस्ट की अगर मैं बात करके चलूँ तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन प्राइस। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब है बच्चों, एक्विजिशन प्राइस। मान लेते हैं बेटा कोई मैंने मशीनरी थी, 7 लाख रुपए की बेटा मैंने मशीनरी जो है वो पे करे मशीनरी के लिए, ठीक है, और उसको इंस्टॉलेशन में लाके 8 लाख रुपए का खर्चा है। तो बेटा मैं बोलूंगा मेरे को मशीन कितने की है, 8 लाख की मेरी मशीन है। ठीक है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, इस हिस्टोरिकल कॉस्ट चीज के अकॉर्डिंग क्या है, जो एसेट है उसको क्या रिकॉर्ड करा जाता है, एट एन अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड। ठीक है, जितना कैश और कैश इक्विवेलेंट पे करा है उस अमाउंट के ऊपर, या फिर जो फेयर वैल्यू है ऑफ द एसेट। ठीक है, जिस टाइम पे आपने एक्विजिशन करी है वो आप लेकर चलोगे, उसके ऊपर आप रिकॉर्ड करके चलते हो। डन है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है, उसने क्या लिया है बेटा, 5 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से 10% के ऊपर। जो बुक में एग्जांपल है वही उठा के चल दो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन आ गई है। क्या ऑब्लिगेशन आ गई कि एक तो मुझे लोन का अमाउंट तो पे करनी है, 5 लाख ऊपर से 10% का इंटरेस्ट भी जो है वो पे करके चलना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम आप रिकॉर्ड करके चलोगे ना, यू विल रिकॉर्ड द लोन एट 10% ओनली। यू विल रिकॉर्ड द लोन एट 10% ओनली। ठीक है, क्लियर है जी। यस सर। सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पर क्या बोला, यू विल रिकॉर्ड द लोन एट 10% इन मोनो, और यू विल रिकॉर्ड द लोन एट 5 लाख ओनली। जो मेरे को 5 लाख रुपए का मिलेगा लोन का अमाउंट, मैं उतने पे ही लोन रिकॉर्ड करके चलूंगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बेसिकली आपका ये बोलता है। अब बेटा यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल के थ्रू आप एक बार देख सकते हो। मिस्टर एक्स ने क्या करा, एक मशीनरी परचेज करी 7 लाख रुपए की 1 जनवरी को। हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसको 7 लाख रुपए के ऊपर उसने रिकॉर्ड करके चलेगा। 1 जनवरी 2026 को उसको पता लगा कि कॉस्ट जो है 25 लाख रुपए की होगी इस मशीनरी को परचेज करने की। ठीक है, अब कह रहे हैं मिस्टर एक्स जो है उसने भी क्या लिया है, लोन लिया है, बैंक से भी लोन लिया था 5 लाख रुपए का, 18% 15 साल के लिए, टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो हिस्टोरिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पता क्या है, जो लाइबिलिटी है वो आपकी 5 लाख के ऊपर आएगी, और जो आपका एसेट है 7 लाख। वो 7 लाख के ऊपर आएगा। बोलो बेटा, क्लियर है। यस सर। बेसिकली बेटा अगर इन कंसेप्ट को याद रखना है ना, बेसिक चीज याद रखो। वो बेसिक चीज क्या है, एसेट कौन सी वैल्यू के ऊपर, जितना कैश है कैश इक्विवेलेंट पे करोगे, या फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। और लाइबिलिटी रिकॉर्ड किस अमाउंट पे करी जाएगी, जितना आपको अमाउंट प्रोसीड्स आएगा रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ द ऑब्लिगेशन। अब अगला कंसेप्ट आता है बेटा करंट कॉस्ट। अब करंट कॉस्ट क्या है सुनेंगे बेटा। करंट कॉस्ट जो होता है वो कहता है कि एसेट्स जो है उसको आप कैरी करके चलोगे कैश और कैश इक्विवेलेंट के अमाउंट के ऊपर, जो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप सेम या फिर इक्विवेलेंट एसेट आज की डेट में एक्वायर करते हैं। और लाइबिलिटीज को किसके ऊपर लेकर चलेंगे, अनडिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर, यानी जिसका हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई ना कर रखा हो, अनडिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर आपकी जितना आपको पे करना पड़ेगा सेटल करने के लिए। एग्जाम्पल से सीधा उठा के चलता हूँ, एक मशीन है, आपने $10,000 की खरीदी है डेफर्ड पेमेंट बेसिस के ऊपर। जिस दिन आपने एक्विजिशन करी उस दिन डॉलर का रेट था से 49 रुपीज। ठीक है, अब पेमेंट जो है वो आपने करनी है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो कह रहे हैं जो करंट वैल्यू है, ठीक है, सिमिलर मशीन की उस तरीके से 5 लाख है। तो अब कह रहे हैं करंट कॉस्ट अगर मशीन की मैं बात करके चलूंगा दैट विल बी 5 लाख। ठीक है, वो क्या आ जाएगी बच्चे, 5 लाख आ जाएगी। लेकिन अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट की बात करके चलूँ तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मशीन जो है वो कितने के ऊपर आएगी, $10,000 मल्टीप्लाई बाय 49, तो 4,90,000 में क्या आ जाएगी, मेरी मशीन आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी सर। हाँ जी बच्चों, क्लियर है। यस सर। यस सर। अगला आ जाता है बेटा रिलाइजेबल या सेटलमेंट वैल्यू। नो व्हाट इज दिस रिलाइजेबल और सेटलमेंट वैल्यू बेटा, ऑफ कोर्स रिलाइजेबल वैल्यू यूज करी जाएगी एसेट्स के लिए, और सेटलमेंट वर्ड इसके लिए यूज करा जाएगा लाइबिलिटी के लिए जो है वो यूज करा जाएगा। तो कह रहे हैं इसके अंदर जो भी अमाउंट ऑफ कैश है कैश इक्विवेलेंट जो रिलाइजेबल है एसेट को बेचने के ऊपर वो आ जाएगा, और लाइबिलिटीज के लिए जो अनडिस्काउंटेड अमाउंट रहेगा कैश और कैश इक्विवेलेंट का वो आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू। नाउ प्रेजेंट अमाउंट जो है उसको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर कैरी करके चलते हैं फ्यूचर कैश क्लोज के। ठीक है, अगर एसेट के रिगार्ड में बात करके चले, मैंने आज के टाइम में कोई एसेट लिया उससे मेरे को अगले 5 साल हर साल 1-1 लाख रुपए आने हैं।
तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, मैं एसेट को क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर जाऊंगा ऑफ द कैश फ्लो जो फ्यूचर में जनरेट होने वाला है। ठीक है जी। इसी तरीके से लाइबिलिटीज के लिए, लाइबिलिटीज को जो है आप कैरी करके चलोगे प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर आप लाइबिलिटीज को कैरी करके चलोगे जो भी आपके फ्यूचर के अंदर आउटफ्लो रहने वाले हैं। ठीक है, कि उसकी मार्केट में प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या है, तो उतनी आप लाइबिलिटी जो है कहीं ना कहीं दिखाकर चलोगे। ठीक है जी, लाइबिलिटी को अपनी बुक के अंदर प्रेजेंट वैल्यू पे कैरी फॉरवर्ड करो, कैरी करोगे। बेटा चारों का सेट समझ में आया कि हिस्टोरिकल क्या है, करंट कॉस्ट क्या है, और रिलायजेबल क्या है, और प्रेजेंट वैल्यू क्या है। यस सर। प्रेजेंट वैल्यू की बेटा प्लीज एग्जांपल एक बार 7 देख लेना, क्लास में अच्छे से डिस्कस करा हुआ है, मैनेजेबल है, हो जाना चाहिए। ठीक है, आखिरी कंसेप्ट बेटा जो मोर और लेस इस चैप्टर का आ जाता है वो आ जाता है कैपिटल मेंटेनेंस का। अब कैपिटल मेंटेनेंस का कंसेप्ट क्या बोलता है सुनेंगे। इसके ऊपर क्या चीज है, कैपिटल बेसिकली क्या होता है, नेट एसेट्स होते हैं बिजनेस के। अब बिजनेस जो है वो एसेट्स को यूज करता है ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर एक फॉल हुआ है नेट एसेट्स के अंदर, उसका मतलब क्या है कि एक्टिविटी लेवल के अंदर फॉल हुआ है। तो कह रहे हैं आपको बिजनेस जो है वो इस मैनर में करना चाहिए कि आपके नेट एसेट्स जो है वो मेंटेन रहे, दैट नेट एसेट्स जो है वो मेंटेन रहने चाहिए। बेटा जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी बच्चों, तो कैपिटल मेंटेनेंस के बारे में हम बात करके चल रहे थे। हम कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है किसी की बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए कि वो अपने नेट एसेट्स को क्या करके चले, मेंटेन करके चले। ठीक है, फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी जिस लेवल के ऊपर हम काम कर रहे थे उसी लेवल के ऊपर हम कंटिन्यू रखें अपना बिजनेस, ये बोलता है। अदर वर्ड में हम कहें तो कह रहे हैं कि जो आपका डिविडेंड है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए जो भी आपका प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएट प्रोविजन है, जो भी आपने क्रिएट करी है एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए। और कंपनीज एक्ट भी यही कहता है कि आप डिविडेंड कब दोगे, जब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा अगर आप देखेंगे तो हमने ऊपर कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करा है कि जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर। ठीक है जी। अब रिटेन प्रॉफिट कौन सा होता है, वो प्रॉफिट जो आप बांट नहीं रहे। और डी जो है वो क्या है, वो डिविडेंड है या ड्रॉइंग है। तो यहाँ पर अगर मैं टर्मिनोलॉजी कहूँ, टर्मिनोलॉजी यहाँ पर क्या यूज हो रखी है कि दिस इज द प्रॉफिट, सी ए माइनस सी एल इज नथिंग बट योर क्लोजिंग इक्विटी। ये आपकी आ गई ओपनिंग इक्विटी, ये आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस है, और डी आपकी ड्रॉइंग है, या फिर क्या है, डिविडेंड है। क्लियर है। अब कहने एक बिजनेस को इंश्योर करना चाहिए कि उसका जो रिटेन प्रॉफिट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब कैपिटल मेंटेनेंस के लिए हमारे पास कितने बेस दिए गए हैं, 3 बेस जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहला बेस आता है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये वाला कंसेप्ट बेटा क्या बोलता है, कह रहे हैं जो आपके ओपनिंग एसेट्स हैं और क्लोजिंग एसेट्स हैं उसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर दिखाकर चलोगे। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर आप स्टेट करके चलोगे। आपका रिटेन प्रॉफिट अगर इक्वल टू या ग्रेटर देन अगर जीरो है तो कैपिटल हम कहेंगे मेंटेन्ड है एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट। यानी बिजनेस के पास इतने फंड्स हैं कि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर एसेट्स को रिप्लेस कर सकती है। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल ये रहा, कहेंगे मान लेते हैं बेटा आपने बिजनेस कमेंस करा 12,000 के साथ। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द 6,000 यूनिट्स, और एक यूनिट जो है वो 2 रुपए का है। आपने क्या करा है, इसको बेचा था 18,000 के अंदर। ठीक है, और 6,000 रुपये उसमें से ड्रॉइंग कर ली थी। तो ये आ गया था आपका 12,000 कैश आ गया था। तो अगर मैं ओपनिंग इक्विटी की बात करके चलूँ तो ओपनिंग इक्विटी के अंदर मेरे पास 6,000 यूनिट है 2 रुपए वाले। लेकिन अगर मैं क्लोजिंग इक्विटी की बात करके चलूँ वो मेरी 12,000 है, लेकिन इस बार वो कैश को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे रिटेन प्रॉफिट निकालू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो मेरा रिटेन प्रॉफिट 0 है। ठीक है, लेकिन मेरे पास बेटा 12,000 रुपये पड़े हैं। ये जो 12,000 मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, अगर मैं 2 रुपीज के हिसाब से ही अगर यूनिट खरीदूं तो आई कैन बाय द 6,000 यूनिट्स एट 2 रुपीज वंस अगेन, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर कैपिटल जो है वो मेंटेन्ड है। अगर नेगेटिव हो जाती तो मतलब हमारी कैपिटल जो है वो मेंटेन्ड नहीं होगी। अगला कंसेप्ट क्या आता है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट द करंट परचेजिंग पावर। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट द करंट परचेजिंग पावर की अगर मैं बात करके चलूं तो ये कन्वेंशन क्या बोलता है कि जो आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग इक्विटी है, ठीक है, एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसको आप रीस्टेट करके चलोगे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर यूजिंग द एवरेज इंडेक्स। ठीक है, समझने के लिए सीधी सी बात है, देखो बेटा मैं कह रहा हूं कि मेरे पास क्या है, ओपनिंग इक्विटी है जिसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट 3 लाख है। जिस टाइम पे इंडेक्स क्या था, 100 था। अब एट द एंड ऑफ ईयर से क्लोजिंग इंडेक्स जो है वो 120 का है। तो मेरी जो वहां पे प्राइस रहेगी ओपनिंग इक्विटी की क्लोजिंग इंडेक्स के ऊपर, दैट विल बी 360। तो कहते हैं आपका रिटेन प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि आप एसेट्स को रिप्लेस कर पाओ क्लोजिंग एवरेज क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, एवरेज क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आप एसेट्स को रिटेन कर पाओ, रिप्लेस कर पाओ।
समझते हैं इसको इस मैनर में। बेटा मान लेते हैं वही क्वेश्चन है, ओपनिंग इक्विटी क्या है, 12,000 है, 6,000 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से। ओपनिंग इक्विटी आप निकालिए क्लोजिंग प्राइस के ऊपर इस बार। अब ओपनिंग इक्विटी को क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकालूंगा तो 12,000 रुपए की मेरी इक्विटी है, लेकिन दिस इज एट द इंडेक्स ऑफ 100 और क्लोजिंग इंडेक्स इज 120। तो मेरे पास कितना आ जाता है, 14,400 आ जाता है। या मैं ऐसा बोलूं, इसको अगर मैं 6,000 से डिवाइड करूं तो बेसिकली 2.40 पर यूनिट जो है वो आ जाता है प्राइस। अब आपने ओपनिंग इक्विटी का कंपैरिजन किसके साथ करके चलना है, एट क्लोजिंग प्राइस के साथ, क्लोजिंग इक्विटी एट क्लोजिंग प्राइस। और क्लोजिंग इक्विटी एट क्लोजिंग प्राइस इज नथिंग बट योर 12,000 कैश। तो यहाँ पर मेरा रिटेन प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2400 नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, 2400 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैंने कैपिटल मेंटेन में नहीं कर पाया। अगर ये पॉजिटिव होता है या जीरो होता मीन कैपिटल मेंटेन है। अगर मैं नहीं कर पाया कैपिटल मेंटेन, यानी आई डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स, आई डो नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स कि मैं जो है 6,000 यूनिट जो है वो खरीद पाऊं एट द क्लोजिंग रेट, यानी 2.40 के ऊपर मैं खरीद पाऊं 6,000 यूनिट। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मुझे 6,000 यूनिट खरीदने हैं 2.40 के ऊपर, तो मुझे अपनी क्या करनी चाहिए थी, क्लोजिंग इक्विटी के टाइम पे मैं कह सकता हूँ मुझे अपनी ड्राइंग्स जो है वो कम करनी चाहिए थी। आई शुड हैव रिस्ट्रिक्टेड माई ड्राइंग्स टू 3,600 ओनली, क्योंकि 2,400 क्या है, मेरी रिटेन प्रॉफिट नेगेटिव आ रही है। अगला कंसेप्ट आता है बेटा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट कॉस्ट क्या बोलता है, ये कन्वेंशन कहता है कि जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है ओपनिंग और क्लोजिंग एसेट्स की, उसको आप क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही करोगे, लेकिन इस बार स्पेसिफिक प्राइस यूज करके। पिछले वाले के अंदर क्या था, एवरेज आप यूज कर रहे थे, इसके अंदर स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स यूज करके चलना है। कहेंगे जो लाइबिलिटीज है उसको भी रीस्टेट करोगे चलोगे, ठीक है, एट अ वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे टू सेटल द ऑब्लिगेशन एट करंट डेट। अब कह रहे हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग इक्विटी है, ठीक है, उसको कैसे ऑब्टेन करोगे, अगेन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट ऑफ करंट कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर द एग्रीगेट ऑफ करंट कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। एसेट्स की करंट कॉस्ट में से लाइबिलिटीज की करंट कॉस्ट माइनस कर दीजिए, और आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो आपकी इक्विटी है, उन दोनों का जो डिफरेंस है बेसिकली वो आप लेकर चलेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल इसको बेटा यहाँ पर इस एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक ट्रेडर है, उसने 12,000 से बिजनेस कमेंस करा, वही सेम एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन इस बार स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स कितने का है, 125 का। तो पता है क्या कहता है, आप क्या करो, करंट कॉस्ट लो ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 12,000 था, दिस 12,000 वाज एट 100 इंडेक्स, 125 पे कितना होगा, 125 पे होगा 15,000 का। या मैं ऐसा बोलूंगी अगर एक यूनिट 2 रुपए का था तो अब ये दो का नहीं, अब एक यूनिट कितने का हो गया, 2.5 रुपए का हो जाएगा। ठीक है जी। अब मैं बात करके चलो बेटा करंट कॉस्ट कितनी है क्लोजिंग कैश की, तो दैट इज 12,000। अब मुझे क्या करना है, मेरे को जो डिफरेंस लेना है ना यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस लेकर चलना है मुझे। ओपनिंग इक्विटी एट द क्लोजिंग करंट कॉस्ट एंड क्लोजिंग इक्विटी एट क्लोजिंग करंट कॉस्ट। क्लोजिंग इक्विटी तो क्लोजिंग करंट कॉस्ट पे 12,000 कैश ही है, ओपनिंग इक्विटी कितनी होनी चाहिए, 15,000। तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आप मेंटेन नहीं कर पाए हो प्रॉफिट, आपके सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, सफिशिएंट फंड्स नहीं है कि आप 6,000 यूनिट जो है वो 2.5 रुपए के हिसाब से बाय कर पाओ। ठीक है, इसका मतलब बेटा ये है। बोलो बच्चे के यहां तक क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब बेटा पेपर के अंदर इन तीनों में से किसी भी कंसेप्ट के ऊपर वो ना क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन किस कैटेगरी का पूछता है वो आपको कहेगा कि कितनी ड्राइंग्स करनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा कैपिटल मेंटेन रहे। क्वेश्चन ये पूछता है कि कितनी ड्राइंग करनी चाहिए कि कैपिटल जो है वो रिटेन रहे। ठीक है जी, क्लियर है। सो बेटा दिस वाज योर फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। प्लीज बेटा एमसीक्यूज जो है एक बार खुद से प्लीज एक बार देख लेना। बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके क्वेश्चंस करने वाले, अब हमने क्या करने हैं, इसके क्वेश्चंस करने हैं। सो जो रिवीजन वाला पार्ट है, कंसेप्ट वाला पार्ट है, उसको मैं यहीं तक रख रहा हूँ। ठीक है, जस्ट टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, आफ्टर 5 मिनट्स आई विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मैंने फाइल ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए।